हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो इसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्लास 6 की फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मतलब क्या, कहाँ, कैसे और कब। देखो, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, क्या, कहाँ, कैसे, कब, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के। अगर हम हिस्ट्री से रिलेट करके देखें तो ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पर जो ये व्हेन है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसका और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कह सकते हैं। देखो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और डेट्स बहुत अच्छे से रिलेटेड होते हैं। क्या होता है, जब भी हम ज्योग्राफिकली कोई चीज़ देखते हैं, जैसे मान लो हमने देखा कि जो टाइगर हैं उनकी जो नंबर ऑफ़ टाइगर इन इंडिया में है, मान लो 5,000 हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि 2020 में इंडिया में 5,000 टाइगर थे। कुछ दिन बाद वो क्या हो जाएगी, हिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। जब हम ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में कुछ देखते हैं तो हम देखते हैं अच्छा ये मिला है, ये कब मिला, डेट। हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में जब हम देखते हैं तो हमको जो मिलता है हम उसकी डेट पता करते हैं कि अच्छा ये मिला है, अच्छा तो ये कब का रहा होगा, ठीक है। इसीलिए ये तीनों चीज़ें बहुत रिलेटेड हैं। आज की ज्योग्राफी, वैसे भी कल की क्या होती है, हिस्ट्री। तो डेट्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में। तभी तुम देखना कि जो भी वॉर होता है, जो भी लड़ाई होती है, उसकी डेट्स ज़रूर मेंशन होती हैं, ठीक है। दैट्स वाई डेट्स आर रियली इम्पॉर्टेंट विथ हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि डेट्स के बारे में। अब देखो, अब डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट है तो डेट्स के बारे में, कैलेंडर के बारे में हमको थोड़ा पता होना चाहिए कि जो इंडियन हिस्ट्री का कैलेंडर है वो कैसे बनता है। तो ये टाइम स्केल है, ये अपना ओरिजिन पॉइंट दिखा दो और ये अपना एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मान लो आज की डेट 1 जुलाई 2020, ठीक है। अब ओरिजिन का मतलब वैसे तो क्या होता है, जब से सब शुरुआत हुआ, ओरिजिन इज स्टार्टिंग पॉइंट। बट हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में ओरिजिन इज़ नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओरिजिन का क्या मतलब है, एक ऐसा टाइम जहाँ के हमारे पास एविडेंस है कि अच्छा यहाँ से हमको एविडेंस मिले हैं कि भाई 2 मिलियन ईयर्स अगो के हमारे पास कुछ एविडेंस है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो लाइफ की स्टार्टिंग है, लाइफ की जो उत्पत्ति है वो 2 मिलियन ईयर अगो की होगी। हो सकता है उसके पहले भी लोग रहे हों और उनके एविडेंस हमें ना मिले हों, लेकिन सिंस हमारे पास एविडेंस नहीं है, और ऑब्वियसली ऐसा कोई नहीं है जो तब से ज़िंदा हो जो हमको मिलके बताए नहीं तब लाइफ थी, इसलिए हम ये क्लियरली नहीं कह सकते, हम ये कह नहीं सकते कि उसके पहले लाइफ थी। तो जब से हमको एविडेंस मिले उसी को हमने क्या मान लिया, ओरिजिन पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। इस टाइम पे क्या क्या हुआ, इस टाइम पे हम स्टोन एज को मानते हैं, जो स्टोन एज रही हमारी वो ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री में आती है। प्लस कौन सा आता है, प्लस आता है इंडस वैली एंड गंगा रिवर सिविलाइजेशन। जो गंगा रिवर्स के किनारों पे जो सिविलाइजेशन था और जो इंडस के बाहर मतलब उसके किनारों पे जो सिविलाइजेशन था, उसको भी हम किस में मानते हैं, ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री में मानते हैं। उसके बाद आती है वैदिक एरा। वैदिक एरा से आप समझ गए होंगे, वैदिक इज रिलेटेड टू वेद एंड वेद इज रिलेटेड टू ऋग्वेद, अजुर्वेद, अर्थवेद। तो वैदिक एरा में क्या हुआ, इन वेदों की रचना हुई। हमको जो वेद मिले उनकी रचना किस टाइम पे हुई, वैदिक एरा में रचनाएं हुई उनकी। दूसरी चीज़ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, महाजनपद सिस्टम। इस टाइम पे क्या था, महाजनपद सिस्टम हुआ करता था। इसमें बुद्धिज़्म आया, जैनिज़्म आए, मतलब न्यू कल्चर डेवलप हुआ। रिलीजियसली लोग ज़्यादा, मतलब पहले एक ही रिलीजन रहा होगा इंडिया में, मतलब इंडिया में ऐसा ही था कि पहले शायद सिर्फ हिंदू हिंदू रहे होंगे, देन वो डेवलप होके बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में कन्वर्ट हुए। फॉरेन इन्वेजन हुआ, मतलब बाहर के लोग, ग्रीक्स एंड पर्शियंस, ये क्या हुए, ये बाहर से अपने देश में अंदर आना शुरू कर दिए। मतलब भारत थोड़ा सा पॉपुलर काइंड ऑफ हुआ, या फिर जो भी मान लो, बाहर के लोग क्या हुए, इंडिया में आना शुरू कर दिए। इसके बाद क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य की इस्टेब्लिशमेंट हुई। अब देखो, मौर्य साम्राज्य से पहले भी ऐसा तो नहीं था कि मौर्य साम्राज्य के पहले राज्य ही नहीं रहे होंगे, मौर्य साम्राज्य के पहले भी राज्य थे। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई थी, वो नंद साम्राज्य को ख़त्म करके हुई थी, ठीक है। जो धनानंद था, आखिरी रूलर था, उसकी डेथ से ही जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये किंग बने थे। बट हम उसके पहले के राज्यों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देखते, इसको न्यू एक पॉइंट मानते हैं, टर्निंग पॉइंट मानते हैं। वो क्यों, क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य था ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था, सबसे बड़ा साम्राज्य था,
उसके बाद इसमें जो किंग रहे हैं, जैसे आप चंद्रगुप्त को मान लो या फिर आप बिंदुसार को मान लो या फिर उनके सन अशोका को मान लो, इन सब के बारे में हम लोगों को इंस्क्रिप्शन मिले हैं अलग अलग जगह पे। अफ़गानिस्तान पे मिले हैं अशोका के इंस्क्रिप्शंस, तो इसलिए इनका अलग अलग प्लेसेस में भी एक थोड़ा कनेक्शन मिल जाता है, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। ठीक है, इसलिए भी हम इनको अलग से मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है पोस्ट मौर्य एरा। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसी के बाद ये मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद वाला एरा आता है। उसके बाद आता है ज़ीरो। ये ज़ीरो क्या है, हम यूरोपियन कैलेंडर पढ़ते हैं, यूरोपियन कैलेंडर में जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसको ही हम ज़ीरो से सिग्निफाई करते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हम उसको मानते हैं। तो इसके पहले वाला जो एरा है, इसके पहले जो भी हुआ उसको हम कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और बिफोर कॉमन एरा। इसके बाद वाले को हम कहते हैं एडी। ठीक है, एडी का फुल फॉर्म हम नेक्स्ट में देख लेंगे कि क्या होता है। एनो डोमिनी होता है और इसका मतलब होता है ये उसके बाद हुआ था आफ्टर क्राइस्ट की डेथ, आफ्टर डेथ, इससे याद रखना है इसको। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, ये पूरे नंबर सिस्टम जैसा होता है। जैसे कि मान लो ये ज़ीरो होता है नंबर सिस्टम में, और ये -1 होता है, और ये 1, -1 और ये 1। तो -1 ज़ीरो के ज़्यादा पास है और -50 दूर है ज़ीरो से। -1 इज़ ग्रेटर देन -50 ऑब्वियसली ना। तो जैसे वैसा ही हमारा क्या चलता है, डेट्स चलते हैं। अगर मैं बोलूँ 500 BC, मतलब वो बहुत पहले की बात है, और अगर मैं बोलूँ कि 1 BC तो वो थोड़े पास की बात होंगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नंबर सिस्टम को याद रखना जो अपनी डेट सिस्टम है, क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि 500 BC अभी क्लोज़ होगा या फिर 200 BC क्लोज़ होगा। ठीक है, अब देखो व्हाट डज डेट मीन। हिस्ट्री मस्ट बी स्टडीड विद डेट्स। डेट्स ज़रूरी हैं, मैंने पहले भी बताया था क्यों क्रोनोलॉजिकल स्टडी होती है। ठीक है, द ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेज जनरली असाइंड बाय द बर्थ ऑफ जीसस द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ज़ीरो। जब जीसस क्राइस्ट की बर्थ हुई थी तो हमने उसको क्या बोला, ज़ीरो। इसके पहले की जितनी भी डेट्स हैं ज़ीरो के पहले, उसको BCE भी कहते हैं और BC भी कहते हैं। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट और BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, और एनो डोमिनी कहते हैं जो ज़ीरो के बाद वाला टाइम था। इन द एरा ऑफ लॉर्ड, उसका मतलब है इन द एरा ऑफ लॉर्ड, और कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये डेट्स का थोड़ा याद रखना कि BC कब यूज़ करते हैं, AD कब यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट वी नो अबाउट हिस्ट्री। हमारे चैप्टर का क्या नाम है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे व्हाट वी नो अबाउट हिस्ट्री। हम हिस्ट्री के बारे में क्या क्या जानते हैं। हम ईटिंग हैबिट्स के बारे में जानते हैं कि अच्छा उस टाइम के लोग क्या खाते रहे होंगे, क्या पहनते रहे होंगे, किस तरीके के घर में रहते रहे होंगे, और उनके लाइफ ऑक्यूपेशन क्या थे। अब देखो ऐसा थोड़ी अभी भी जैसे लोग एक ही काम नहीं करते, अलग अलग काम करते हैं, है ना। ऐसे ही जो पहले के लोग हैं वो सिर्फ एक काम नहीं कर रहे थे, अलग अलग काम करते थे। जैसे कुछ हंटर्स थे, कुछ हर्डर्स थे, कुछ फार्मर्स थे, साइंटिस्ट थे, रूलर, मर्चेंट, आर्टिशियंस, म्यूजिशियन, तो सब का अलग अलग ऑक्यूपेशन था, सब अलग अलग काम करते थे। ठीक है, तो ये सब हम किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि क्या क्या खाते रहे होंगे, कैसे रहते रहे होंगे, कौन से घरों में रहते रहे होंगे, क्या क्लोथ्स होंगे उनके। अब हम देखेंगे वेयर डिड पीपल लिव। व्हाट अपन ने कंप्लीट किया, अब हम देखेंगे वेयर, कहाँ कहाँ रहते थे। तो नर्मदा में रहते थे। नर्मदा ऑब्वियसली नर्मदा के नदी के नहीं, उसके किनारे के साइड में रहते थे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ। देखो जब पहले के ज़माने में कोई पाइप सिस्टम नहीं था, और आई डोंट थिंक कि पहले के ज़माने में लोग ने सोचा होगा कि चलो एक कुआं खोद लेते हैं या फिर कुछ भी। तो वो क्या था, जो रिवर होती थी उन पे बहुत डिपेंडेंट होते थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पानी की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो नर्मदा वे ऑफ लाइफ था लोगों के लिए। उनके जो किनारे हैं उसमें 1000 मतलब 1000 साल तक लोग रह रहे थे। उनका प्रोफेशन क्या था, वो बहुत अच्छे गैदरर्स थे। वो बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे गैदरर्स का मतलब क्या होता है, जब पहले के ज़माने के लोग रहे होंगे तो उनको फूड तो पता होगा कि अच्छा ठीक है ये फ्रूट है, वो सब खा लेते रहे होंगे, लेकिन ये स्किल्ड गैदरर्स थे। इसका मतलब क्या हुआ, इनको पता था कि कौन सा फूड हमको खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि
पूरे फॉरेस्ट में जहाँ पे भी वो रहते रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ फ्रूट्स होते रहे होंगे, कुछ पॉइजनस फ्रूट्स भी होते रहे होंगे। तो इनको पता था कि इनको प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी, इनको एनिमल हस्बेंड्री के बारे में नॉलेज थी, और इनको पता था देयर इज़ डिफरेंस, ये नो नहीं है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। ये क्या था, उनको पता था कि हाँ पॉइजनस और नॉन पॉइजनस के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आता है सुलेमान और किथार हिल्स। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को जो क्रॉप्स, मतलब जो अपने क्रॉप्स होते हैं वो ग्रो होते थे, इनके एविडेंस मिले थे। और ये एविडेंस मिले कि यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको भी रखा जाता था, मतलब उनको पेट किया जाता था। अब देखो नॉर्मल सी बात है, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा होगा, जहाँ पे खेती बाड़ी चल रही होगी, वहाँ पे हल चलाने के लिए जानवरों की आवश्यकता पड़ेगी, तो जानवरों को पालना पड़ेगा। जानवरों को पालेंगे, हल चलाएंगे, तो हो सकता है वहाँ पे ट्रेड्स हों। यहाँ पे ये भी पता चला कि ट्रेड्स होते थे, मतलब इकोनॉमिकली एक्सचेंज पाया जाता था, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मनी होता था। और अगर एक जगह पे हैं जहाँ पे उनको खाना मिल रहा है, पैसे भी, मतलब कुछ भी एक्सचेंज करने के लिए ट्रेड्स मिल रहा है, तो वहाँ पे एक विलेज का इस्टेब्लिशमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये नॉर्थ वेस्ट साइड मिलता है। यहाँ पे वीट एंड बार्ले मिला था। जो ट्रेसेस ऑफ क्रॉप हमको मिली थी वो किसकी थी, वीट की एंड बार्ले की, ठीक है। 600 BC, दैट इज़ 800 ईयर अगो, मतलब 600 साल मान लो ज़ीरो के पहले, और अभी तो हमारा 200 साल हो गया, तो 200 साल ये हो गया, तो कितने हो गए टोटल, 8000 साल, सॉरी 2000 साल यहाँ मानना, ठीक है। तो इसलिए कितना हो गया, 8000 ईयर्स अगो जो हमको सुलेमान और किथार हिल्स के बारे में पता चला था कि हाँ मतलब थे वो लोग, ठीक है। उसके बाद गारो एंड विंध्यास, इसमें भी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। अब देखो एग्रीकल्चर है तो एनिमल्स होंगे, एनिमल्स है तो ट्रेड होंगे, ट्रेड है तो विलेज होगा, तो ऑब्वियसली इसमें भी क्या मिला होगा, विलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ होगा। और इसमें राइस कल्टीवेशन मिली, ठीक है। पहले हमको क्या मिला था, गेहूं मिला था और बार्ले मिला था। इसमें हमको क्या मिल रहा है कि चावल की खेती मिली थी। अब इंडस और गंगा वैली सिविलाइजेशन देखते हैं। तो देखो पहले के लोग बहुत डिपेंडेंट थे नदियों पे, ठीक है। तो नदियों के किनारे किनारे जो गंगा रिवर थी, जो इंडस रिवर थी, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, ट्रिब्यूटरीज का मतलब जानते हो ना, मतलब एक मेन रिवर है, इससे थोड़ी सी ये निकल गई, ये जैसे मेन रूट होती है, एक मेन रूट होती है और बाकी ये ब्रांचेस होती हैं। ऐसे ही जो ब्रांचेस होती हैं रिवर की, उनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। जैसे गंगा की हाँ गंगा की सोन मान लो, ठीक है, तो वो ट्रिब्यूटरी आ जाएगी। तो ऐसे ही इंडस और गंगा के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ बहुत अर्लियर सिटीज़ जो थी वो मिली थी वहाँ पे 4700 ईयर्स अगो मिली थी हम लोगों को, दैट इज़ 2700 BC में मिली थी, ठीक है। और जो गंगा में मिली थी वो रिसेंट थी, वो 500 BC में मिली थी। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो साउथ एशिया है, ठीक है, जो सार्क कंट्रीज़ हैं अपनी, उसको हम सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं। हम उसको कॉन्टिनेंट नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि वो कॉन्टिनेंट जितना बड़ा नहीं है। और हम उसको सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि छोटा भी नहीं है, ठीक है। मतलब इट्स लाइक तुम्हारे पास 3 चीज़ें हैं, एक सबसे बड़ी है, एक सबसे छोटी है, बीच में जो है उसको तुम क्या कहोगे, बीच में है, वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है छोटी भी नहीं है। ऐसे ही उसने क्या किया, जो ये वाला एरिया था उसको हम क्या कहने लग गए, सब कॉन्टिनेंट कहने लग गए। दूसरा क्या कह रहे हैं हम लोग कि इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया बाय सी, हिल एंड माउंटेन। बाकी एशिया जो है उससे वो सी, हिल और माउंटेन से थोड़ा अलग, माउंटेन्स हैं, सी है, हिल है, तो उससे थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए हमने उसको अलग एरिया मान लिया। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 29 जून को द हिंदू में एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि जितने भी ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब जो ये सार्क कंट्रीज़ हैं, इसमें आप कितने भी बॉर्डर्स बना लो, बट कुछ रिलीजन जो होता है, जैसे नागालैंड जैसा एक मान लो, अपना पाकिस्तान मान लो, अफ़गानिस्तान मान लो, इसमें क्या है, लोग कल्चर शेयर करते हैं। कुछ कल्चर जैसे इंडिया और नेपाल रोटी बेटी संबंध है इनका, क्योंकि इनका कल्चर बहुत कॉमन है। तो अगर आप कितने भी बॉर्डर्स बना लो फिर भी इन सब में कुछ सिमिलैरिटी आपको मिल जाती है, इसलिए हमने इसको एक अलग
आइडेंटिटी दे रखी है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि रिलीजन बहुत सेम है। जैसे ऑल्दो अपना बाली जो है वो सार्क सिटीज़ में नहीं आता, सार्क कंट्रीज़ में नहीं आता, आई एम सॉरी, बट फिर भी बाली इज़ अ प्लेस जो रामायण से लिंक्ड है, एंड रामायण इज़ सो मच लिंक्ड विद इंडिया, है ना। तो वहाँ पे बहुत ऐसे स्टैचूज़, टेम्पल आपको मिल जाते हैं जो कि रामायण से रिलेटेड है। तो रिलीजन बहुत ज़्यादा, रिलीजन, कल्चर, पीपल, रिलेशनशिप्स, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सार्क सिटीज़, कंट्रीज़, आई मीन सार्क कंट्रीज़ के जो बॉन्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी हम इसको सब कॉन्टिनेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी हमको मिल जाती है। अब क्वेश्चन आता है, इतने हिल्स हैं, इतने माउंटेन्स हैं, जंगल रहे होंगे, रिवर रहे होंगे, पॉन्ड्स रहे होंगे, बट फिर भी लोग ट्रैवल क्यों करते थे? अभी के लिए तो इट्स ईजी टू ट्रैवल, बट उस टाइम के लोग क्यों ट्रैवल करते थे? लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। हंटर्स थे, वो मूव करते थे, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो एक जगह पे स्टे नहीं करते लॉन्गर टाइम के लिए, वो भी मूव करते रहते हैं, सीज़न वाइज चेंज होते रहते हैं, तो वो अलग अलग जगह पे जाते रहते हैं उनकी अडाप्टेशन के अकॉर्डिंग। तो लोगों को मूव करना पड़ता था, क्योंकि जो फूड का प्राइमरी सोर्स था वो एनिमल्स थे। तो अगर उनको एनिमल खाने हैं तो एनिमल भागेगा, तो उनके पीछे तो भागना पड़ेगा। दूसरा, रूलर्स के लिए, अपना रूल जमाने के लिए वो दूसरों की जगह पे कब्जा करने जाते थे। फिर प्रीस्ट थे कुछ, अपनी जैसे उनको पता चला कि उनकी एक रिलीजन थिंकिंग है, तो वो क्या करेंगे, वो जाके उसका पब्लिश करेंगे, प्रचार करेंगे, पब्लिश नहीं करेंगे बट प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे, जैसे भी वो कम्युनिकेट करते रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग। और एडवेंचर के लिए, जैसे अभी भी लोग होते हैं कि चलो ठीक है आज बाइक निकालो, चलो दूसरी जगह घूम के आते हैं, जस्ट फॉर एडवेंचर। वैसे भी पहले के लोग भी रहे होंगे कि बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं, चलो नई जगह देखते हैं, नए प्लेसेस ढूंढते हैं, और हो सकता है नए प्लेसेस में ज़्यादा अच्छा खाना मिले। इन सब की होप में वो लोग मूव करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, इवन तो बहुत डिफ़िकल्ट था, बट फिर भी। इससे क्या हुआ? वॉट डिड ऑल दीज लीड्स टू? मतलब लोग मूवमेंट करते थे, उससे क्या हुआ? उससे चीज़ें शेयर होती हैं। अगर मान लो मैं कल्चर जो है वो इनरिच होता है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ से साउथ इंडियन जाऊँ, ठीक है, मतलब मैं अब नॉर्थ इंडियन साइड की हूँ, अगर मैं साउथ इंडियन जाती हूँ तो क्या होगा, वहाँ के जो फूड है उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता चलेगा। मैं अपने फूड के बारे में, वहाँ जो मैं फ्रेंड सर्कल बनाऊँगी उनको अपने जो भी फूड बनाते हैं उनके बारे में बताऊँगी, और वो मुझे अपने ट्रेडिशन कल्चर के बारे में बताएंगे। ऑल तो हमको पता है अब कॉज टीवी, रेडियो एंड ऑल की वजह से, बट फिर भी हम उनको लाइव देखना इज़ डिफरेंट, है ना। तो ऐसे आइडिया स्प्रेड होंगे। कुकिंग के पहले कुकिंग जो होता था वो उसके बारे में लोग बताते थे। म्यूज़िक जो म्यूज़िक बताते थे, जैसे मान लो एक एरिया के लोग हैं, वो एक सिंगर काइंड ऑफ, मान लो पहले वो एक जगह गाना गा रहा है, वो दूसरी जगह जाके गाएगा, तो हो सकता है कोई उसको मिमिक करे। तो इससे आइडिया शेयर होते थे और कल्चर इनरिच होता था। मान लो एक इंसान है वो ऐसा कुछ कर रहा है जो मतलब रिलेटेड है, जैसे मान लो एक इंसान है दिवाली बना रहा है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में, हो सकता है वो साउथ इंडिया जाए तो वहाँ के लोग भी उस टाइम उस जैसा कुछ करने लग जाएं, है ना। तो ऐसे कल्चर इनरिच होता था। अब हम देखेंगे नेम ऑफ अ लैंड मतलब इस जो कंट्री है, जो अपना देश है, उसका नाम कैसे पड़ा? इंडिया और भारत, दो नाम है। इंडिया क्यों पड़ा? फ्रॉम इंडस। जो इंडस के जो इंडस है, इसका संस्कृत में बहुत मेंशन है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? इंडिया कह दिया। उसके बाद भारत क्यों कहा? क्योंकि जो ऋग्वेद में लोग हैं नॉर्थ वेस्ट साइड के, उन्होंने उसमें ऋग्वेद में भारत नाम मेंशन किया, इसलिए हमने इसको क्या कहा? भारत। तो दो नाम पड़े हमारे कंट्री के, कौन कौन से? इंडिया और भारत, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये इंडस का। एक्चुअली जब जो लोग आए थे, उन लोगों ने भी कभी कभी मिस प्रोनाउंस किया और इंडस को सिंधु, जो सिंधु नदी थी उसको इंडस और इंडस को इंडिया बोला, ठीक है। देन फाइंडिंग अबाउट पास्ट। अब हमको पास्ट के बारे में कैसे कैसे जानकारी मिली? पहले हमको मिले मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मेन्यू का मतलब क्या होता है? हैंड, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ? हाथ से लिखे जो स्क्रिप्ट्स थे, पाम ट्री में लिखे जाते थे, और बिर्च प्लांट, एक बिर्च ट्री होता है हिमालय में मिलता है, उनकी लीव्स में लिखा जाता था, ठीक है।
ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी इसमें हर काइंड के सब्जेक्ट के बारे में लिखा था कि और जो रिलीजन होता था, जो कल्चर होता था, जो किंग कैसे जीता है, कैसे राजाओं की लाइफ हुआ करती थी, राजा कौन सी बैटल जीत के आए, क्योंकि नॉर्मली लोगों को अगर पता नहीं होता तो उनको बताने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा जाता था कि हाँ ये राजा इस राज्य पे हमला करके आया और जीत गया या हार गया। जो उस टाइम की साइंस थी, टेक्नोलॉजी थी, उसके बारे में लिखा जाता था। पोएम्स, प्लेज, ड्रामा, इन सब के बारे में भी लिखा जाता था। वो ज़्यादातर किस में लिखे गए हैं? संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल लैंग्वेज में। इससे हमको क्या समझ में आता है, ये तीनों जो लैंग्वेजेज हैं, प्राकृतिक लैंग्वेज अभी हम लोग छोड़ दिए हैं, बट ये तीनों जो लैंग्वेज है, प्रकृति, संस्कृत और तमिल, ये बहुत पुरानी लैंग्वेज हैं। ये सबसे पुरानी लैंग्वेज मानी जा सकती है इंडिया की। ठीक है, तो ये तीनों लैंग्वेज के बारे में याद रखना है। और ये याद रखना है कि कौन कौन सी चीज़ों के बारे में लिखा गया था, कौन कौन से पेड़ों की लीफ में लिखा जाता था। ठीक है, फिर हम देखते हैं इंस्क्रिप्शन के बारे में। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जैसे जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो क्या करते थे, हम हाथ से पत्तों में लिखते थे, सॉफ्ट सरफेस पे। इंस्क्रिप्शन में हम क्या करते थे, जैसे मान लो एक मेटल है, उस पर खोद खोद के लिखा, या फिर एक स्टोन है उसमें खोद खोद के लिखा, उसको हम कहते थे इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या होते थे, किंग के ऑर्डर, मान लो किंग ने कुछ ऑर्डर किया है, अब तुम उसको एक एक पत्ते में लिख के सबके यहाँ नोटिस नहीं पहुँचाते थे लोग। मतलब जैसे मान लो कि कोई क्वीन है, कोई किंग है, उसने कोई ऑर्डर दिया, तो वहाँ के बहुत बड़ा एरिया है, जैसे मगध जो मौर्य साम्राज्य था उसको ही मान लो, तो वहाँ पे हर किसी को हम एक एक पत्ते में लिख के नहीं भेज सकते थे। तो वो क्या करते थे, एक पूरे एरिया में एक स्टोन पे लिख देते थे। ठीक है, खोद खोद के लिखते थे, तो उससे लोगों को पता चल जाता था कि हमारे किंग का ये ऑर्डर आया है। सब लोग एक एक पॉइंट पे आके रीड कर सकते थे उसको। फिर किंग की जो बैटल्स थी उनको रिकॉर्ड किया जाता था कि कौन कौन से युद्ध में वो जीते और हारे। कुछ कुछ ऐसे लोग होते थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता था, उनके बारे में रिकॉर्ड किया जाता था कि इस आदमी ने ये किया। जैसे नहीं कहते थे कि वो एक आदमी था, वो शेर को मार देता था, तो ऐसे लोगों के बारे में लिखा जाता था। लोग कैसे मरे उनके बारे में लिखा जाता था, नॉट सब के बारे में नहीं कि कौन कौन से लोग कैसे मरे, जो किंग और क्वीन होते थे स्पेशली, वो उनकी डेथ कैसे हुई उनके बारे में लिखा जाता था। ठीक है, तो ये इंस्क्रिप्शन से पता चलता है हमको कि इंस्क्रिप्शंस मिलते थे हम लोगों को। मतलब दो चीज़ें हमको जो मेन मिली थी वो क्या थी, मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। लेकिन जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उनमें एक दिक्कत थी, वो सॉफ्ट लीव्स में लिखते थे। तो जब कोई सीज़न चेंज होता था, जैसे मान लो बारिश आई, तो उसमें क्या होता था, पत्ते गीले हो गए, ख़राब हो गए, इंसेक्ट्स ने फीड कर लिया उसमें, सीज़न का इम्पैक्ट पड़ जाता था, लाइफ स्पैन भी कम होता था। और इंस्क्रिप्शन में क्या अच्छा था, पत्थरों में खुदा हुआ चीज़ बहुत दिनों तक लिखा रहता था। जैसे मान लो अगर एक पत्ता है वो मिट्टी पे दब जाएगा, ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर पत्थर मिट्टी पे दब जाएगा तो उसको क्लीन करके वापस हम उसके बारे में पढ़ सकते थे कि क्या क्या लिखा हुआ था उसमें। ठीक है, कौन से किंग के बारे में लिखा था। फिर एक चीज़ आती है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो पहले की चीज़ें, जैसे मान लो एक एरिया है वहाँ पे कुछ हुआ, जैसे ये हड़प्पा सभ्यता माला मान लो, यहाँ पे कुछ हुआ और सब कुछ नीचे दब गया। जब खुदाई हुई तो जब सब वापस मिला तो उसके बारे में स्टडी करना इज स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी। पुरातत्व विभाग, शुद्ध हिंदी में उसको पुरातत्व विभाग कहते हैं। दैट मीन्स पुराने चीज़ों के बारे में स्टडी करना। ठीक है, स्टडी को क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। इसमें एक्सप्लोरेशन और एक्सकावेशन होता है। एक्सप्लोरेशन मतलब एक्सप्लोर करना, एक्सकावेशन मतलब क्या कहते हैं, एक्सकेवेशन मतलब क्या कहते हैं, उसके बारे में डीपली स्टडी करना, उसका एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना, मतलब अर्थ पे गड्ढा खोदना बहुत डीप, और उसके नीचे जाके देखना कि क्या है। जैसे मान लो हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें खुदाई हो रही थी, हमको एक वॉल मिली, तो ऐसा नहीं कि वहीं पे छोड़ दिया, और डीप खुदाई की, उसके बारे में सब जाना। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, एक्सकावेशन। ठीक है, और अलग अलग टूल्स हम मिले, वेपन्स मिले, पॉट्स, पेन, ऑर्नामेंट्स, इन सब के बारे में स्टडी की गई। ये सब जो चीज़ हमको मिले, ठीक है, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट मान लो, इंस्क्रिप्शन, जो भी मान लो, हमको जो भी मिला उसको हमने क्या नाम दिया, सोर्स। क्योंकि इन्हीं सोर्स की ताकत से हम क्या करते थे, स्टडी करते थे। तो ऐसे ऐसे हमने स्टडी किया कि कब क्या हुआ। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। व्हेन के बारे में हमको किन से पता चला था, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी स्टडीज़ थे।
अब हम बुक के बारे में आते हैं। बुक का नाम है आर पास्ट, पास्ट एस, ठीक है। तो इससे ये डिलेमा होता है कि एक पास्ट है या बहुत सारे पास्ट हैं। देखो, हर एक जो भी एरिया रहा होगा उसका अपना एक अलग इतिहास रहा होगा, उसके अलग अलग लोगों का अलग अलग इतिहास रहा होगा, ठीक है। तो हर इंसान के लिए, हर एक सभ्यता के लिए, हर एक कंट्री के लिए उसका जो पास्ट है वो अलग अलग है। लेकिन अगर हमारे रिस्पेक्ट में देखें तो उन सब का पास्ट मिला के जो पास्ट बनेगा वो किसका है, हमारा पास्ट। तो हमारे लिए क्या है, एक पास्ट है, बट अलग अलग सभ्यता, देश और समाज के लिए क्या है, वो एक अलग अलग पास्ट है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो पास्ट है वो एक नहीं है, मैनी है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लव लाइफ, लिव लाइफ। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय।